नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। दोस्तों पहले जो रीट का सिलेबस है वो देखते हैं। दोस्तों ये है रीट 2022 का सिलेबस। इसमें देखिए ये जो तीसरी यूनिट दे रखी है, तीसरी के दूसरी यूनिट दे रखी है, इसमें यहाँ दे रखा है बार। ये वृत्त भारत वाला हमने कर लिया था। ये इसमें दे रखा है भारत 600 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो ये वाला काला जाता है हर्ष का, और जो हर्ष के बाद का है वो वाला काला जाता है। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं। एक बार देखिए दोस्तों, जो क्लास आरबीसी किताब है वो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी, और अभी जितना भी जो मैटर दे रखा है वो ज़्यादातर आरबीसी किताब में से ही आएगा। हालांकि एनसीईआरटी किताब उसमें अभी चल रही है, लेकिन जो ज़्यादातर फैक्ट है वो एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा नहीं है जितने आरबीसी में है। आप एनसीईआरटी पढ़िए और आरबीसी पढ़िए, आप दोनों को आपको दोनों को पढ़ना चाहिए, लेकिन जो जितने ज़्यादा फैक्ट है वो आरबीसी में आपको मिलेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से आपको आरबीसी की किताब पढ़नी चाहिए। इसमें दे रखा है क्लास 7 की जो हर्षकालीन और बाद का भारत है। एक एक ही पार्ट है। हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक तो हर्षकालीन है वो, और एक उसके बाद का जो भारत है, यानी दक्षिण भारत के राजवंश, इन दो में बांट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं पाठ। एक तो ये पाठ है पूरा कन्नौज का धर्म सम्मेलन प्रयाग सभा, जिसे पढ़ना चाहे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। एक तो ये होता है कि पाठ को बिल्कुल पढ़ना पूरा ये, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये दक्षिण भारत का राजवंश है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं इसको, पाठ को। ये देखिए चित्र के माध्यम से, तो यहाँ तक है। तो आप देखिए दोस्तों कितने पेजेस के अंदर, काफ़ी मेरे ख्याल से 7-8 पेज है इसके अंदर। तो आप दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें शॉर्ट नोट्स इसमें बता रखे हमारे, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ये पूरा पाठ पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इसके जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है वो भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मेहनत की गई है वो आपको बिल्कुल ही निःशुल्क इसमें बता रखा है। देखिए इसमें जो हम क्या क्या पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में, बिल्कुल अगर आप इस पार्ट को पढ़कर फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वही नोट्स आपको हमारे उसमें मिलेंगे। देखिए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें शॉर्ट नोट्स में। देखिए क्या है, हर्ष का जो प्रवास क्षेत्र क्या है, उसके धार्मिक नीति और उसका कन्नौज का धर्म सम्मेलन, यही है। इसके अंदर जो 4-5 लाइन है, उस 4-5 लाइन में जो है मोस्ट वही है। प्रयाग सभा के बारे में क्या है वो है। हर्षकालीन सिक्के मुद्रे, सिक्के और मोहरे, लेखक और विद्वानों का आश्रय ज़्यादा हर्ष था। देखिए जो मोस्ट है उसमें बता रखा है। हर्ष का जो प्रशासन है वो कैसा था इसमें बता रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कहाँ तक ये इसमें उसमें बता रखा है। देखिए अब आइए हमारे नोट्स पे। आप ऐसे कीजिए, आप इस पार्ट को एक बार पढ़िए और उसके बाद हमारे नोट्स पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ नोट्स। ठीक है, तो आइए अब नोट्स देखते हैं। शॉर्टकट में नोट्स इसलिए दे रखे क्योंकि कम मिनट में ज़्यादा काम हो, फटाफट हमारे समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं। हर्षवर्धन कहाँ का शासक बना। हर्षवर्धन पहले थानेश्वर का शासक था हरियाणा में। हरियाणा में थानेश्वर का शासक, उसके बाद कन्नौज का शासक बना 606 ईस्वी में। हर्ष पहले सूर्य और शिव का उपासक था, लेकिन बाद में उसका जो झुकाव था बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया तो वो जो हिंदू धर्म और जो अन्य धर्म है तो उसकी तरफ, यानी कि जैन धर्म है तो उसकी तरफ जो है वो उसने मतलब दूसरे धर्म की तरफ सहिष्णु हो गया। वो सहिष्णु था, दूसरे धर्म को मान्यता देता था। कन्नौज में विशाल धर्म का आयोजन होता था।
और जो सम्मेलन भी होता था इसमें, कन्नौज में विशाल धर्म का आयोजन होता था, सम्मेलन होता था, वो 23 दिन चलता था। कन्नौज में विशाल धर्म का आयोजन 23 दिन चला। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो ह्वेनसांग को बनाया गया। देखिए हर्ष के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। ऐसे हर्ष और ऐसे ह्वेनसांग, हमको ये याद रखना है। प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। हर 5 साल के अंतराल में प्रयागराज में सभा होती थी। यानी 618 ईस्वी में से सभा शुरू हुई थी और 643 ईस्वी में छठी सभा हुई थी। हर 5 साल में प्रयागराज में सभा होती थी, ठीक है, हर 5 साल के अंतराल में। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्या है कि जो भारतीय इतिहास में जितने भी शासक थे ज़्यादातर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दूसरे धर्म उनके प्रति असहिष्णु हो गए। दूसरे धर्म को भी उन्होंने मान्यता दी, ठीक है, और कोई भेदभाव नहीं किया। देखिए आइए हर्ष ने भी ऐसे किया और आगे देखते हैं। हर्ष ने महायान बौद्ध शाखाओं को प्रश्रय दिया। महायान बौद्ध शाखाओं को, एक जो बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं, एक तो हीनयान और एक है महायान। हीनयान बोलता है कि जो बुद्ध की शिक्षा है उसको मतलब स्वयं अपना दीप स्वयं बनो, खुद का कल्याण खुद करो, ठीक है। और महायान का मतलब है अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करो। तो दो भागों यानी 2 विचारधाराओं में बट गया है। तो एक हीनयान और महायान। हीनयान जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताया हुआ है वो उसमें उस नियम पर लागू है। और जो महायान है, महात्मा बुद्ध के साथ साथ जो अन्य जो मनुष्य है उनको इस धर्म के प्रति जागरूक करना, इस महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रश्रय करना, ठीक है। तो ये महायान का मतलब है। तो जो अभी हीनयान मतलब जो हीनयान के बाद में जो महायान बना, तो जितने भी शासक थे वो महायान की तरफ ही आगे बढ़े। जैसे अशोक है, कनिष्क है, ठीक है, हर्ष है, ये सारे महायान की तरफ ही आगे बढ़े। आगे देखिए, इसमें दे रखा है कि कनिष्क ने भी महायान बौद्ध धर्म की शाखा को आश्रय दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हीनयान शाखा को भगा दिया। हीनयान शाखा को भगाया नहीं है, बौद्ध धर्म ऐसा कभी नहीं करता। बौद्ध धर्म सहिष्णु है और अन्य धर्मों को ही नहीं, अन्य धर्मों के जो शाखा हैं उनको भी आश्रय देते हैं। देखिए प्रयाग सभा को क्या कहा जाता है? प्रयाग सभा को कहा जाता था मोक्ष परिषद, ठीक है। इसमें क्या करता था अशोक अपने जो 5 साल के अंतराल में, हर 5 साल में जो कमाई करता, हर 5 साल में जो खजाना बढ़ता था, मतलब हर 5 साल में जो कर के द्वारा इकट्ठे करता था राजस्व, वो हर 5 साल में पूरा का पूरा राजस्व प्रजा में लुटा देता था, प्रजा में दान देता था। यहाँ तक कि दान में अपने पहने हुए जो कपड़े थे वो भी दान करता था, और जो बहन से कुछ वस्त्र मांग करके अपने शरीर को ढकता था। इतना दाने था, बहुत उदार था। आगे पढ़ते हैं। देखिए हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले, हर्ष के समय में सोने के सिक्के मिले और उन सोनों के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? हर्षदेव लिखा हुआ है, ठीक है। और उन अभिलेखों में बाणभट्ट के हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ पुस्तक लिखे थे। उस हर्षचरित में हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। इन मुद्रा पर भी हर्षदेव लिखा हुआ है, और जो बाणभट्ट की लिखी हुई किताब है हर्षचरित, उसमें भी हर्ष को हर्षदेव कहा गया है, ठीक है। यानी हर्षदेव ने देवताओं की भांति। देखिए अब जो हर्ष है उसने खुद ने कौन कौन सी किताब लिखी? वो लिखी, उसने लिखी रत्नावली हर्ष ने, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये तो लिखी हर्ष की किताबें हैं। ये तीनों हर्ष की रचनाएं हैं। एक हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। हर्ष का जो दरबारी कविता ये बाणभट्ट की रचना है। और गीत गोविंद ये जयदेव ने लिखा था, ठीक है, ये जयदेव की कृति है।
आगे देखिए जो हर्ष का जो साम्राज्य है किस प्रकार बटा हुआ था। हर्ष का जो साम्राज्य है प्रांतों, भुक्तियों यानी डिवीजन और विषयों यानी जिलों में बटा हुआ था। अभी जैसे बात करें राज्य के अंदर हो गए संभाग और संभाग के अंदर हो गए जिले। तो प्रांत यानी राज्य, भुक्ति डिवीजन यानी संभाग और विषय यानी जिले, इनमें विभक्त था। 3 प्रकार के कर होते थे हर्ष के काल में। कौन कौन से? तो होता था भाग जिसको बोलते थे भूमि कर। उस जो किसान के पास कितनी भूमि होती उस हिसाब से उसके पास कर। और हिरण यानी नगद कर और बलि यानी एक अतिरिक्त कर होता था। ठीक है, भाग, हिरण्य, बलि। भाग यानी भूमि कर होता था, हिरण्य यानी नगद कर होता था और बलि यानी अतिरिक्त कर होता था जो किसी अवसर पर इनसे ले जाता था। ठीक है, शारीरिक जो दंड की बात करें तो दंड है वो शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। बौद्ध परीक्षण के द्वारा अपराध की जांच की जाती थी। परीक्षण के द्वारा अपराध की जांच की जाती थी और जांच करने का ढंग भी अलग ही प्रचलित था। हर्ष ने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके लिए 100 गांव दान में दिए थे। उस समय विद्या की बड़ी महत्वता थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका जो था निर्माता गुप्त काल का कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का था कुमारगुप्त। तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिए। और उस समय का जो विश्व का जो प्रमुख विश्वविद्यालय था वो नालंदा था। तक्षशिला नालंदा था ये विश्वविद्यालय उस समय का। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान जाते हैं एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्तकालीन सम्राटों में से एक ने यानी कुमारगुप्त ने बनवाया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय कुछ मंदिर आदि स्थापित किए तो उसके लिए कुछ गांव दान में दे देते थे शासक, या तो खुद दे देते थे उसके लिए राजस्व, या कुछ गांव उसके लिए दान में दे देते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रचलन उसके कार्य संचालन के लिए 100 गांव हर्ष ने दान में दिए थे उस समय। और इसके लिए जो भारतीय धनी व्यक्तियों ने भी अपने तरफ से धन की व्यवस्था की। भारतीय धनी व्यक्ति और उपनिवेशी उन्होंने। ठीक है, इसमें क्या थे? कम से कम 8 कॉलेज थे। 10,000 छात्र पढ़ते थे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में। 10,000 छात्र पढ़ते थे और 1500 अध्यापक पढ़ाने आते थे। 1500 अध्यापक पढ़ाते थे। बहुत सारे विषय थे, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, बहुत से शास्त्र इसमें पढ़ाए जाते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय उसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे। उनके नाम थे, तो पुस्तकालयों के नाम थे रत्न सागर, रत्नधादी और रत्न रंजक। ठीक है, ये देखिए इसमें दे रखा 10,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी होते थे। और जो विद्यार्थी थे वो कहाँ से आते थे? जैसे कोरिया है, मंगोलिया है, जापान है, चीन है, तिब्बत है, श्रीलंका, बृहत्तर भारत आदि से विद्यार्थी आते थे। प्रमुख विषय कौन कौन से होते थे? इसमें प्रमुख विषय होते थे वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान होता था, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय आदि होते थे। हर्ष ने इस विश्वविद्यालय को प्रश्रय दिया था। सीधी सी बात है, यानी कि जो भारत के जो बृहत्तर भारत है और भारत का जो इस वाले एरिया है, तिब्बत है, नेपाल है, श्रीलंका है, मंगोलिया है, जापान है, चीन है और उत्तर भारत है, इन सारे पूरे एशिया से मतलब पढ़ने के लिए आते थे ये नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय मतलब भारत की इतनी अहमियत थी, अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी जो बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हर्ष का काल। तो वीडियो आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अच्छी लगी तो। आगे नेक्स्ट वीडियो भी आएगी हमारी। ये तो पार्ट 1 के हिसाब से बना था, अभी पार्ट 2 के हिसाब से बनेगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इसका दूसरा पार्ट होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी आएगी इसलिए इसको भी छोटा करके बनाया। ठीक है।